Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर सर पिछले क्लास से एक डाउट है सर, वो लास्ट पेज दिखा सकते हैं? इसमें डाउट है कुछ क्या? जैसे नीचे वाला पेज। हाँ सर, सबसे लास्ट वाला पेज। सर वो इसके नीचे है। हाँ सर, वो जो दिया है, इफ इलेक्ट्रोड इज मोर रिएक्टिव देन एच, वो वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है, इसको वेट ये कर सर। लेते हैं, इसमें रिपीट कर लेंगे। ध्यान बच लो, जैसे पहले भी लास्ट उसमें टर्म था हाइड्रोलॉ में, उस टर्म बेसिकली क्या था, जब हम लोग पढ़े थे ना, तो वेट जो डिपॉजिट करेगा सब्सटेंस का क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, जेड जेड आई टी हम लोग पढ़े थे, जेड आई इन टाइम। ठीक है, जेड आई इन टाइम। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक कि आप लोगों को कुछ लोग क्वेश्चन था, इसमें जेड क्या होता है, और इस आई आई मतलब करंट, की मतलब टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज क्यू बोल सकते हैं, तो क्या हुआ, जेड इक्वल टू जेड इंटू क्यू हो जाएगा। सर सर हाँ समझे? सर, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। आपका आवाज मतलब आपका वॉइस ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आना चाहिए, आवाज जा रहा है, क्लियर जा रहा है, समझ? हाँ हेलो, सर, अभी क्लियर। हाँ सर, अब क्लियर। ठीक। तो ये जो फाराडे का फर्स्ट लॉ था ना, फाराडे का जो फर्स्ट लॉ था, उसमें पॉइंट है कि जेड क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि जेड क्या है फाराडे फर्स्ट लॉ का, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जेड क्या होता है, जान लेना। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि आपके पास अगर मान लें कि L+3 है, L+3 में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, अल्युमिनियम बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, अल्युमिनियम बनेगा। ठीक, तो यहाँ सबको दिख रहा होगा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 अल्युमिनियम बनेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 1 मोल अल्युमिनियम, 1 मोल अल्युमिनियम डिपोजिट करने वाला है। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल अल्युमिनियम। ठीक है,
तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? 3 फैराडे। क्या बोल सकते हैं? 3 फैराडे। 3 फैराडे। तो 3 फैराडे इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल एल्युमिनियम। और 1 मोल एल्युमिनियम का वेट कितना होता है? तो होता है 27 ग्राम एल्युमिनियम। ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो 3 फैराडे चार्ज से क्या मिला? 1 मोल एल्युमिनियम यानी 27 ग्राम एल्युमिनियम मिला आपको। तो अगर बोलेंगे 1 फैराडे से क्या मिलेगा? तो 1 फैराडे से अगर मिलता है 1/3 मोल एल्युमिनियम, 1/3 मोल एल, या बोल सकते हो 27/3 ग्राम एल्युमिनियम। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। 1 फैराडे का मतलब क्या होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसी को ये फोकस हमेशा क्या करना कि जब भी 1 मोल यानी 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं ना, तो जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पे 1/3 मोल है। तो 1/3 मोल अगर इसमें देखोगे, इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है? इस प्रोसेस में का 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इस प्रोसेस का जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर कितना होगा? प्रोसेस का एन फैक्टर होगा 3। एन फैक्टर होगा 3। तो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं इक्विवेलेंट। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट्स जो होता है, इक्विवेलेंट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट्स इक्वल टू होता है मोल बाई एन फैक्टर। क्या होता है? मोल बाई एन फैक्टर। ठीक है। इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या होगा? मोल बाई एन फैक्टर होने वाला आपके पास है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, सॉरी, इक्विवेलेंस इक्वल टू होगा मोल इंटू एन फैक्टर होगा, मोल इंटू एन फैक्टर होगा। ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू क्या होगा? एन फैक्टर होगा, मोल इंटू एन फैक्टर होगा। ठीक। तो आपको, और इक्विवेलेंस के साथ क्या होता है? एक होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंस क्या होगा? मोल इंटू एन फैक्टर होगा। और एक होता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आप लोग पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? आपका जो मोलर मास होगा, मोलर मास के वैल्यू का डिवाइड कर दोगे किससे? एन फैक्टर से। एन फैक्टर से आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, जब 1 फैराडे हम चार्ज पास करते हैं तो एल्युमिनियम का 1/3 मोल होता है। 1/3 मोल को चेंज करके इसमें 1/3 मोल को चेंज कर दे आप इक्विवेलेंट्स में। इक्विवेलेंट को चेंज कैसे करोगे? इनको एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके। तो इस केस में आपका एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट्स कितना निकलेगा? इक्विवेलेंट्स निकलेगा 1/3 इंटू 3, क्या होगा? 1। ठीक है। और यहाँ जो आपका जो इसका एल्युमिनियम का मोलर मास कितना? 27। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट का, तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इस प्रोसेस में एन फैक्टर कितना? 3 है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 27/3, क्या होगा? 9। तो यहाँ पे होता क्या है ना, तो अपने काम का चीज क्या है कि जब भी एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे, 1 मोल जब भी इलेक्ट्रॉन पास करते हो ना, यानी 1 फैराडे जब चार्ज पास करते हैं, तो जो आपका सब्सटेंस का जो वेट डिपोजिट करता है या फिर जो ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसके 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा, या फिर उसका वेट को बोल सकते हो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी 1 मोल चार्ज पास करते हैं, तो आपका जो इक्विवेलेंट आपका डिपोजिट करने वाला मेटल का या फिर जो भी है उसके 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, उसका वेट होगा। ठीक है। अब ध्यान देना, सेम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो मेरा पॉइंट है कि जेड क्या होता है समझ यहाँ पे। तो इस केस में ध्यान देना, जेड क्या बोला गया है? जेड बोला गया है
कि जब 1 कूलम पास करोगे, जब 1 कूलम पास करोगे तो आपका कितना वेट डिपॉजिट करेगा। वेट डिपॉजिटेड व्हेन Q इक्वल टू क्या होगा 1 कूलम, या लिखा रहेगा, और आपका I होगा 1 एम्पेयर, करंट होगा 1 एम्पेयर, और इन टाइम होगा 1 सेकेंड। तो I इंटू टाइम क्या होगा, वो भी 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम जब चार्ज पास करेंगे या फिर करंट पास करेंगे 1 एम्पेयर 1 सेकेंड के लिए, तो जो वेट डिपॉजिट होगा उसको बोला गया जेड, उसको बोला गया है जेड। तो जेड इज वेट डिपॉजिटेड व्हेन Q इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, अब ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 1 फैराडे यानी 96500 कूलम जब चार्ज पास करते हैं, जब चार्ज पास करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आपका वेट डिपॉजिट करने वाला है। ठीक है, 1 फैराडे या फिर 96500, ठीक है, इतना जब चार्ज पास करेंगे तो आपका जो वेट डिपॉजिट करेगा, और जो वेट डिपॉजिट करेगा वो क्या होगा, वो होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, बहुत सिंपल। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। तो इतना वेट डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो 1 कूलम जब चार्ज पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम, इतना वेट आपका डिपॉजिट करने वाला है, सॉरी। ठीक है, इतना वेट आपका डिपॉजिट करने वाला 1 कूलम में। ठीक, और इसी को बोला गया है, इसी को बोला गया है जेड, इसी को बोला गया है जेड। तो जेड इसको बोला गया है 1 कूलम चार्ज पास करने पे इतना वेट डिपॉजिट करेगा, उसको बोला गया है जेड बोला गया है। ठीक, अब ध्यान दो, इस जेड का एप्लीकेशन बता दे रहा आपको। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, तो जहाँ पे लिखा हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन को अप्लाई कर लेता है। सेम क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम ही है, और एल्युमिनियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करोगे आप, तो क्या बनेगा आपका, एल्युमिनियम बनने वाला है। तो अगर बोला जाएगा कि चार्ज अगर हम पास करेंगे, आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम डाटा बहुत सिंपल ले रहे हैं, और चार्ज पास करेंगे बोल रहे हैं, फैराडे में आपको बोल रहे हैं कि ठीक है 965 कितना कूलम पास करेगा, तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो इसको दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला वाला मेथड जो आपको बता रहे हैं कि जेड जो वेट होता है, वेट क्या होगा, जेड इंटू क्यू कर सकते हैं हम लोग, वेट इक्वल टू जेड इंटू क्यू, तो अभी तक आपसे बात नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू दिया हो, क्यू कितना दिया आपको 9650 दे दिया, क्यू दे दिया है। अब एल्युमिनियम का जेड कितना होगा, तो जेड क्या होता है, तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इस केस में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा एल्युमिनियम का, यहाँ पे ऐसे बात कर सकते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है 27, एन फैक्टर कितना है 3 है, तो यहाँ से कितना निकल गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका 9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब सोच सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, 96500, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 9 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 9650, काटो उसको, कितना आ जाएगा चीज, नीचे 10 आ जाएगा, तो 9/10 यानी 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम डिपॉजिट करेगा। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बना सीख गए, जो आपको चाहिए था। ठीक है, और बाकी इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट से कैसे सीखे थे इन क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि 3 फैराडे से यानी 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96500, इतना कूलम से एल्युमिनियम कितना होगा, 1 मोल यानी कितना ग्राम होगा 27 ग्राम।
तो 1 कूलम से क्या होगा, 1 कूलम से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना कूलम से क्या होगा, तो इतना कूलम से होगा 96500, 4 से कितना होगा तो क्या होगा, 27 ग्राम को डिवाइड करेंगे किससे, 3/96500 इंटू 9650, तो उसको कट करो तो क्या होगा, सेम आ जाएगा, 9/10 आंसर आएगा। अब आपको जो आसान लगे उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। हेलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। कौन सा बेटर लग रहा है, राइट या सर लेफ्ट? हाँ सब। सर बोर्ड में कैसे करेंगे? अरे भी लेफ्ट वाला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट चलेगा। आपको आपको कहीं एनसीईआरटी में कहीं भी इक्विवेलेंट वेट कहीं पढ़ाया गया है क्या? नो सर। नहीं, तो इक्विवेलेंट वेट का चाहिए कि यूज क्यों करेंगे बिना मतलब का? जेड आपको एनसीईआरटी खोलना भी ना, तो इसमें जेड के बारे में कुछ बोला नहीं है, फॉर्मूला देगा जेड क्यों होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में कभी इक्विवेलेंट वेट का कुछ बोला नहीं है, तो आप लेफ्ट में बनाओ ना, बेटर है। जो मैं बताया हूँ ना, सिंपल, अपना ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर सकते हो, या तो ये जो इस मेथड से जो सिखाया है, जो जो तुमको चाहिए था बता दिया, यहाँ पे जेड का अप्लाई कैसे करना है, जेड वाला सिचुएशन को, ठीक है। ठीक है। और अपने मोल कॉन्सेप्ट का मेथड कौन सा बेटर लग रहा है आप लोगों को? लेफ्ट। लेफ्ट। सम्यक क्या अच्छा लग रहा है आपको? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला है। सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, ठीक है। लेफ्ट वाला में दिमाग नहीं लगा ना। हाँ बोलो सम्यक। सर यहाँ तो इजी लग रहा है, लेकिन जब वो आकाश का नोटबुक खोलता हूँ तो वो Q इज इक्वल टू ZIT वाला फॉर्मूला देख के वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो फॉर्मूला, देखो अभी हम आईटी एडवांस का क्वेश्चन बनवाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। ये वाला इस पे कोई दिक्कत नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर लोगे तो, ठीक है। मतलब सेम ही चीज है ना, देखो यहाँ पे जो उसी को तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया, कन्वर्ट कर दिया जेड को। अल्टीमेटली यहाँ पे E/965 तो अल्टीमेटली वही तो काम कर रहा है ना। यहाँ पे ये जो चार्ज आप डिवाइड करेंगे 27 में, इसे डिवाइड करोगे तो ये जो 3 है, 3 होगा n फैक्टर, ये 27 को कहाँ चेंज कर देगा, इसको इक्विवेलेंट वेट में चेंज कर देगा। 96500 उसका फैराडे हो गया, तो ये आपका जेड, यही तो जेड हो गया। जब बोलते हैं ना कि इतना कुल, इतना में एक मोल एक कूलम में कितना होता है, तो ये आपको जो कन्वर्ट होता हो तो आपको जेड मिल गया आपको ना। बोलते हैं ना इतना एक फैराडे में इतना होता है, तो 1 कूलम में कितना होता है, 1 कूलम में जो निकालते हैं तो वो जेड निकल जाता है हम लोग का। जेड इंटू फिर लास्ट में क्यू मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में, वही है जेड क्यू को हम बस अपने वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। हाँ सर, लेकिन हमारा जो सारा न्यूमेरिकल्स वही फॉर्मूले से ही सॉल्व किए हैं। हाँ बेकार चाहिए कहा तो क्यों फॉलो करो, अपना दिमाग लगाओ ना। ठीक है सर। तुम अपना दिमाग लगाया तुम उससे बेटर सॉल्व कर लेगा और इजी सॉल्व कर लेगा। और प्रॉब्लम क्या होगा ना कि जब 2-3 रिएक्शन क्लब कर देगा ना, यहाँ पे इशू नहीं होगा। जब 2-3 रिएक्शन जोड़ के जब क्वेश्चन देगा ना, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, ये फॉर्मूला वाले पार्ट, ये कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। लेकिन इसमें पूरा क्लियर रहेगा कि हाँ सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। तो आप फटाफट, जैसे मान लो कि एनिलीन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको कुछ याद रहा होगा, एनिलीन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, एनिलीन वाला नाइट्रोबेंजीन वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल वे में काम करो ना, करेगा, ठीक है। मतलब जितना आपका अप्रोच फंडामेंटल होगा ना, उतना आप स्ट्रांग रहोगे चीजों पे, क्योंकि अल्टीमेटली यही, इसी अप्रोच को क्या है, इसी अप्रोच को फॉर्मूला में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, और कोई नहीं है। तो हर बार एक नया फॉर्मूला पढ़ने से बेटर है कि अपना ही अप्रोच बिल्ड किया जाए, ठीक ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम लोग वापस जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में ध्यान देना, मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट क्लास को, ठीक है, हल्का सा तो ध्यान दोगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी सेल का EF निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ई सेल निकालने के लिए, उसके नेट सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, एनोड का हमको ओपी चाहिए, एनोड का ओपी चाहिए, और कैथोड का हमको आरपी चाहिए, यानी जो प्रोसेस होता है ना उसी का पोटेंशियल चाहिए। और वो पता है कि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और कैथोड का क्या चाहिए, हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, जो प्रोसेस होता है। लेकिन क्या होता है, और आपको पता है कि किसी भी सेल का जो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उस रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, तो माइनस एन का बस एक चेंज होता है। हम बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी सेल का, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का आपको ओपी दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, उसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा उसका जस्ट नेगेटिव होगा,
यानी उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर आपको आरपी दिया, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उसका ओपी जस्ट उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका था। तो अगर तो ये सेल का अलग अलग फॉर्म बता चुका हूँ, आपका एनसीईआरटी में इस फॉर्म को लिया गया बार बार। ठीक है, तो इसका मैं डिस्कशन कर चुका था। अब पॉइंट था कि सेल का वोल्टेज जो है, सेल का वोल्टेज निकालना बहुत आसान होता है प्रैक्टिकली। अगर आप वोल्ट मीटर लगा दो सेल में, आपको सेल का वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन जो होता क्या है कि सेल का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो सेल जो भी बैटरी दिया रहेगा उसे वोल्ट मीटर लगा दो, उसके दोनों एंड से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, उसके दोनों एंड से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे, आपको सेल का वोल्टेज मिल जाएगा, आपको सेल का वोल्टेज मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमको क्वेश्चन में अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें वोल्टेज नहीं दिया रहता, मतलब आपके पास वोल्ट मीटर होता नहीं है, आप तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें क्या करता है, एनोड और कैथोड का अलग, जो हाफ सेल है ना, हाफ सेल, वो हाफ सेल का अलग अलग वोल्टेज दिया रहेगा, तो उसको यूज करके कैसे ई सेल निकालते हैं। तो पॉइंट है कि हाफ सेल का पोटेंशियल दिया रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बता दिए कि क्या करना है। तो एनोड को ओपी चाहिए, कैथोड को आरपी चाहिए, उसको जोड़ देंगे तो आपको सेल का वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन अगला चैलेंज है कि हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर किया गया होगा। अगर हाफ सेल का वोल्टेज आपको दिया है क्वेश्चन में, तो हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। तो ध्यान देना कि हाफ सेल का जब पोटेंशियल मेजर करने का हम बात कर रहे हैं, तो हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि हाफ सेल कभी ऑपरेट करेगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल आपको मेजर करना चाहते हो, तो आपको रेशियो होना चाहिए, आपका रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो कभी आधा नहीं होता है, रेशियो होने के लिए आपका दोनों होना चाहिए, एनोड भी होना चाहिए, कैथोड भी होना चाहिए। और बोला जाए कि हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, तो आपको सेल को कंप्लीट करना पड़ेगा, सेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लस जब भी कोई मेजरमेंट करते हो, तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, किस फ्रेम यानी कहाँ से उसको मेजर करोगे, यानी आपको एक जीरो बताना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा जीरो है चीज, उसके रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना है, तो दो काम करना पड़ेगा कि अकेला हाफ सेल में रिएक्शन कभी नहीं होता है, तो हाफ सेल को फुल सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, सेकेंड चीज है कि हाफ सेल का पोटेंशियल आपको मेजर करना है, तो आपको फ्रेम बताना पड़ेगा कि किसको आप अपना जीरो बोलोगे, किसको अपना जीरो बोलोगे। तो पहले एक स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो भी वोल्टेज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ई नोट ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई नोट। तो नोट वर्ड जब यूज होगा, इसका मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब आपका प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, और अगर कोई गैस होगा तो गैस का प्रेशर 1 बार बोल चुके हैं, और कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 मोलर होगा। क्या होगा? 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। तो जब भी हम सेल बनाते हैं, तो सेल का वोल्टेज पता करने के लिए क्या होगा, आपको बताया गया है कि आपको एनोड का ओपी चाहिए और कैथोड का क्या चाहिए? आरपी चाहिए। ठीक है, तो हो चुका है, बता चुके थे। ध्यान देना पॉइंट है कि हाउ टू कैलकुलेट ईएफ ऑफ हाफ सेल। तो हाफ सेल से पहले हम लोग एक डिफाइन करेंगे फ्रेम को। तो फ्रेम को डिफाइन करना हम सिखाने के लिए एक नया चीज अपने सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, एसएचई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये डिफाइन किया गया था। ठीक है, अब ध्यान देना इस हाफ सेल में क्या था कि नीचे में H प्लस, मतलब हाफ सेल में क्या था कि पूरा बंद कंटेनर होता है, एक क्लोज कंटेनर होता है। इसमें सॉल्यूशन में H प्लस आयन होता है और उसके ऊपर में H2 गैस होता है, उसके ऊपर में H2 गैस होता है, और उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ रहता है। H प्लस आयन सॉल्यूशन में होता है, H2 गैस होगा ऊपर में, और इसमें Pt इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ रहता है। इसमें H2 गैस होता है, उसका प्रेशर 1 बार माना गया है, और H प्लस जो सॉल्यूशन में उसका 1 मोलर बोला गया है। इसमें कहीं ना कहीं इस H प्लस ऑफ सॉल्यूशन और H2 गैस में एक इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन होते रहता है, यानी H प्लस H2 हो सकता है या तो H2 से H प्लस होता रहेगा, यानी बीच में ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, यानी ये रिड्यूस हो सकता है तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। इस हाफ सेल को डिफाइन किया गया, इस हाफ सेल में अगर H प्लस H2 जाएगा तो उसका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यानी ई नोट ऑफ H प्लस H2 उसको जीरो माना गया है, या फिर उसको उल्टा भी होगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, तो क्या होगा, इसका ई नोट जो होगा उसको भी जीरो माना गया, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जीरो मानने का मतलब ये आपका फ्रेम हो गया, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वोल्टेज होता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको अब किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमको वोल्टेज पता करना है, किसी भी हाफ सेल का वोल्टेज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देखें, हमको जिंक वाले सेल का हमको वोल्टेज पता करना है। ठीक है, तो जिंक वाले सेल को पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देंगे, यानी जो एसएचई डिफाइन किए हैं उससे कनेक्ट कर देंगे। तो जिंक वाले सेल को हम कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर दिए, हाइड्रोजन वाले सेल से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन करोगे, तो ध्यान देना
इसमें देखोगे कि जिंक क्या है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक ऑक्सीडेशन करेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, आपस में उसमें रिड्यूस करेगा, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एनोड में क्या रिएक्शन होगा, जिंक से जिंक प्लस 2 एक्वस, और हाइड्रोजन क्या होगा, H प्लस से H2 गैस बनेगा। हम दोनों रेशियो को जब कंबाइन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बैलेंस करते हुए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सेल का जब पोटेंशियल का बात करोगे ना, ये पूरा कंप्लीट सेल बन चुका है, तो यहाँ पे इसमें अगर वोल्ट मीटर लगाओगे, अगर आप वोल्ट मीटर लगा दोगे, वोल्ट मीटर, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कंप्लीट सेल का वोल्टेज निकाल सकते हो। तो इस सेल का जो वोल्टेज होगा, सेल का वोल्टेज क्या ले सकते हो, इनोट ऑफ जिंक प्लस, जिंक से जिंक प्लस 2, यानी एनोड का ओपी, एनोड पे ऑक्सीडेशन और उसका ओपी, यानी उसका वोल्टेज मिल गया हमको। और कैथोड है, कैथोड पे क्या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, इनोट ऑफ H प्लस H2। ठीक है, ये अब ध्यान देना, इस पूरे सेल का वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस पूरे सेल का वोल्टेज देगा। इसका मतलब आपको ई नोट ऑफ सेल मिल चुका है, ये मिल चुका है आपको। और बाय डिफॉल्ट जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें होगा वो क्या, जीरो होगा, जीरो होगा। तो जो वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज देगा वही क्या हो जाएगा, जिंक वाले हाफ सेल का वोल्टेज हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसको और कनेक्ट कर दोगे हाइड्रोजन सेल से, यानी हाइड्रोजन एसएचजी से कनेक्ट कर दोगे और वोल्ट मीटर से लाकर जो वोल्टेज मेजर करोगे, तो वो आपको मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो जो आप वोल्टेज निकालोगे सेल का, वही क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहां तक में? हेलो, नो सर। नो सर। तो और सिमिलरली क्या बात कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अगर कुछ किसी ऐसा कंबाइन कर दोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ इसमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका कॉपर है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान देना, तो कॉपर क्या होता है, कॉपर ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। अगर मान लो कि कॉपर का सेल, यानी यहाँ पे डाल दे, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, ठीक है, और कॉपर का रॉड डाल दिया यहाँ पे। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन कॉपर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में एक सेकंड, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। तो अगर इसको मान लेते हैं कनेक्ट कर देते हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H2 से H प्लस में जाएगा। और कॉपर प्लस 2 क्या होगा, कॉपर प्लस सोल्यूशन में क्या होगा, ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो कॉपर प्लस 2 कॉपर में जाएगा और हाइड्रोजन H2 प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सेल का अगर देखोगे तो इस सेल का जो वोल्टेज होगा, तो इनोट ऑफ जो सेल लिखोगे, तो एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो एनोड का ओपी चाहिए, तो एनोड का आपका H2 से H प्लस जाने का आपको वोल्टेज चाहिए होगा। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगा, तो कैथोड में कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाने का जो वोल्टेज है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट ये आपको मिल चुका है, बाय डिफॉल्ट आपको इनोड सेल आपको मिल चुका है। आपको ये वोल्ट मीटर क्या देगा, इनोड सेल आपको दे देगा। तो वोल्ट मीटर से आपको मिल जाएगा, इनोड सेल मिल जाएगा। और आपका ये बाय डिफॉल्ट कितना माना गया है, जो हाइड्रोजन का जो वोल्टेज है वो क्या माना गया, जीरो माना गया है, तो बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं जो वोल्ट मीटर से इनोड सेल निकाल रहे हो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इनोड ऑफ दिस इज इक्वल टू इनोड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन सेल से कम रिएक्टिव होगा, उसका आप सेल बना के क्या निकाल सकते हो, उसका आरपी निकाल सकते हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। जो इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत हो, चलो। वो होता क्या है
तो आप लोग जैसे जिंक ज्यादा रेटिव है हाइड्रोजन से, तो आपको निकलेगा ओपी निकलेगा, आपको ओपी निकलेगा। तो ओपी निकलेगा तो ऐसा नहीं कि आरपी निकाल नहीं कर सकते हो, ओपी का बस नेगेटिव कर दो क्या निकल जाएगा, आरपी निकल जाएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं हमको जिंक प्लस जिंक का चाहिए, हमको जिंक प्लस जिंक का वोल्टेज चाहिए, तो चूंकि आप इसका ओपी निकाल चुके हो तो आरपी क्या होगा माइनस, अगर ओपी एक्स होगा तो आरपी क्या होगा माइनस एक्स होगा। तो आप अपने डाटा को कहीं भी चेंज कर सकते हो, अपने डाटा को कहीं भी चेंज कर सकते हो, आरपी ओपी में कहीं भी इसको आप चेंज कर सकते हो। तो जो ज्यादा रेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसका आप ओपी निकाल सकते हो कैसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसको कनेक्ट करके, ठीक है। और अगर जो इलेक्ट्रोड आपका कम रेटिव होगा हाइड्रोजन से, उसका आप आरपी निकाल सकते हो उनको कनेक्ट करके। लेकिन आपको जो आरपी ओपी जो भी निकलेगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ओपी को आरपी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस माइनस साइन लगा देना, ठीक है। बस माइनस साइन लगा दो तो अपने आप वो डाटा उसको दूसरे वाले पार्ट में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है, ठीक है। जैसे आप जिंक का ओपी निकाल रहे हो 2, उसका आरपी क्या हो जाएगा -2, ठीक है। कॉपर का आरपी आप निकाले हो 0.34 मांगते हैं, तो कॉपर का ओपी क्या हो जाएगा -0.34 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है चीज, यहाँ तो कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। नो सर। अब ध्यान देना, चलो ये निकालना सीख गए, तो ये हो चुका अपना, ध्यान दोगे ऐसी चीज हम बता चुके हैं आप लोग को। अब क्या है, देखो किसी भी सेल में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा माइनस एन होगा, ठीक। डेल्टा जी माइनस एन होगा तो डेल्टा जी नो, अगर उसी मेजरमेंट को अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आप नोट साइन यूज करते हैं, नोट साइन का अप्लाई करते हैं, नोट मतलब कंडीशन क्या स्टैंडर्ड है। तो अगर बोला गया है कि आपका प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, तो आपका ई नोट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी जो सेल वर्क कर सकता है, जो सेल वर्क कर सकता है, जो सेल काम करेगा उसका अगर उसका ई नोट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेल अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है यानी वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है और आपका सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ नेगेटिव है। और आपका सेल अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी क्या होगा 0 होगा और आपका ई सेल भी क्या होगा 0 होगा। तो अगर सेल वर्क कर रहा है तो सेल वर्क कर रहा है तो कौन सा वैल्यू आपके लिए है, आपके लिए सेल का जो ई होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेल को वर्क करने के लिए सेल का जो वोल्टेज है पॉजिटिव होना चाहिए, इतना क्लियर रहेगा, ध्यान है ना। तो कभी कभी क्या करता है आपको अलग अलग आपको इलेक्ट्रोड दे देगा, ठीक है। मतलब आपको जब सेल बनाना होता है तो सेल बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा 2 इलेक्ट्रोड दे देगा आपको, अब बोलेगा इसमें एनोड कैथोड किसको बनाओगे तुम पे डिपेंड करता है। तो तुमको बताना होगा कि एनोड कैथोड किसको चूज करोगे, मतलब 2 अलग इलेक्ट्रोड आपको दे देगा, तो बताना होगा कि किसको आप एनोड बनाओगे और किसको आप कैथोड बनाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अगला पॉइंट यही है कि हाउ टू फाइंड एनोड इन कैथोड फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जब देगा तो उसका पोटेंशियल दे देगा आपको, उसका पोटेंशियल आपको दे देगा, आरपी या ओपी कहीं भी दे देगा। तो आपको बहुत आसान है, आरपी देगा तो उसको ओपी में आप चेंज कर सकते हो, तो आप अपने मर्जी से उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको आरपी दिया रहता है, हर का बाय डिफॉल्ट आपको आरपी हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ध्यान है ना। अगर आपको चूज करना है कि आप एनोड कैथोड किसको बनाओगे, किस इलेक्ट्रोड को, और दोनों इलेक्ट्रोड का आपको आरपी दिया है, तो ध्यान देना आपको ऐसा काम करना है ना, ऐसा काम करना है कि देखो आप एनोड उसको लेना ना, देखो आरपी वैल्यू किसको डिनोट करता है रिडक्शन को, तो जो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा वो, और एनोड पे होता क्या ऑक्सीडेशन होना चाहता है, एनोड पे होता क्या है ऑक्सीडेशन होना चाहता है। तो आरपी वैल्यू डिनोट करता है रिडक्शन पोटेंशियल को, यानी रिड्यूस होने का टेंडेंसी को बताता है। तो जो एनोड होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिसका आरपी लो होगा, जिसका आरपी कम होगा उसको ले लेना एनोड पे, जिसका आरपी ज्यादा हो तो रिड्यूस होना चाहता है ना। तो अगर मान लो किसी का आरपी 2 है, किसी का आरपी 1 है, तो आरपी कम किसका 1 वाले का, तो 1 वाला जो इसका आरपी जो 1 वाले वैल्यू का इलेक्ट्रोड को बना दे रहा है एनोड, और 2 वाले को बना दे कैथोड, ठीक है। जिसका आरपी ज्यादा होगा कैथोड बनाता है, जिसका आरपी कम होगा उसको एनोड बनाता है, क्योंकि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब रिडक्शन।
तो जिसका हाई वैल्यू होगा आरपी का वो रिड्यूस होना चाहता है तो उसको बना देना कैथोड। कम वैल्यू जो कम होगा वो रिलेटिवली रिड्यूस नहीं होना चाहता तो उसको बना देना एनोड बना देना। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होता है तो विद साइन के साथ कंपेयर करोगे, जैसे -2 -3 में बड़ा वैल्यू होगा -2 और -3 छोटा वैल्यू होगा, तो साइन के साथ कंपेयर करना आपको। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको बना देना क्या, उसको बना देना कैथोड, और जिसका आरपी कम होगा उसको बना देना एनोड बना देना। ठीक, सिमिलरली अगर आपको दोनों को ओपी दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी का हम बात कर रहे हैं, तो अगर ओपी दिया रहेगा तो जिसका ओपी हाई होगा ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसको बनाना है एनोड, और जिसका ओपी कम होगा उसको बनाना है कैथोड। तो ओपी एनोड इज प्रोपोर्शनल टू ओपी वैल्यू, इन कैथोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी वैल्यू। ठीक है, जिसका आरपी ज्यादा होता है ना वो रिड्यूस होना चाहता है, यानी अच्छा क्या होगा, अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो टेंडेंसी है प्रोपोर्शनल टू आरपी वैल्यू। ठीक है, और अगर ओपी का बात करते तो ओपी बताता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। तो जो ऑक्सीडाइज होगा अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, अच्छा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ओपी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर। ठीक, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिया रहता है, आरपी दिया रहता है। तो आरपी से अगर कंपेयर करेंगे तो आरपी से कंपेयर करें तो आरपी का मतलब होगा जितना आरपी ज्यादा होगा उतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, उतने ही खराब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब अगर बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर में ओपी वैल्यू को प्रोपोर्शनल होगा और आरपी वैल्यू के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आरपी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ तक डाउट पूछ लेना। नहीं अब जाना ना, यहाँ पे इसका लॉजिक क्या था ना, इसका लॉजिक क्या था कि आपका जो इनोड सेल होता है ना, इनोड सेल, तो ध्यान दो, जो आपका इनोड सेल होगा वो होता है एनोड का ओपी वैल्यू चाहिए आपको और कैथोड का क्या चाहिए, आरपी वैल्यू चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनोड सेल पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये सब कंडीशन लगाया गया है। अब देखोगे तो इसे लिंक हो जाएगा। अगर मान लो दोनों का आरपी दिया रहेगा, ठीक है, तो दोनों का आरपी दिया रहेगा तो क्या होगा, दोनों का आरपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का आरपी का फॉर्मूला होगा तो उस केस में क्या करेंगे हम, इनोड सेल को लिख सकते हैं तो माइनस ऑफ एनोड का आरपी और प्लस कैथोड का आरपी। कैथोड का आरपी तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, और चूंकि एनोड का आरपी क्या माइनस में है, तो जिसका आरपी कम होगा तो उसको आप एनोड बनाओगे तो ठीक रहेगा, तो आपका इनोड सेल क्या पॉजिटिव में रहेगा। नहीं तो अगर उल्टा कर दोगे ना तो आपका इनोड सेल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो इनोड सेल को पॉजिटिव रखने के लिए सारा चीजों कंडीशन उसी से ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे यहाँ से लीड करेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे रिकैप करते रहना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो Thank you, sir.